Welcome to Bind EduTech, and we are in a continuous class in which we were discussing a question, long answer type question from the chapter Should Wizard Hit Mommy? इस चैप्टर का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही उस चैप्टर का पूरा कोर है, थीम है। तो उस पर एक आर्टिकल लिखने दिया, उस क्वेश्चन को हम लोग, उसका आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैराग्राफ वाइज करके, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो आर्टिकल का टॉपिक दिया वो दिया कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। इसका मतलब ये भी है कि कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन। अब कन्फ्लिक्ट का वर्ड मैंने आपको बताया है कि जो दोनों में सोच में जो डिफरेंस होता है, मतभेद किनके बीच, यंगर जनरेशन्स और ओल्डर जनरेशन्स के आइडियोलॉजी के बीच, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसी पर आपको एक लेख लिखने दिया है। तो इसके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हम लोगों ने शुरू किया था कि ये जो कन्फ्लिक्ट है उसमें मैंने कुछ वर्ड्स भी डाले थे कि कन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजीज़ का है, थिंकिंग का है, बिलीव्स का है। ये कोई नई बात नहीं है, इट इज़ एन एज ओल्ड फेनोमेनन। इंट्रोडक्शन मैंने शुरू किया था, नई बात नहीं है, ओल्ड एज फेनोमेनन है, ठीक है। मतलब हमेशा से ये कन्फ्लिक्ट चलते आया है और आगे भी चलते जाएगा। दूसरा पॉइंट में लिखे इंट्रोडक्शन वाली लाइन में कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है बच्चों के, न्यूअर जनरेशन के सोच में और पेरेंट्स के सोच में, ये कन्फ्लिक्ट को दो नाम दिए जाते हैं। इसी कन्फ्लिक्ट को कुछ लोग जनरेशन गैप बोलते हैं, कुछ लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं। और लास्ट सेंटेंस में, फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोगों ने यहाँ पर डिसीज़न यहीं पर ले लिया है कि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पेरेंट्स और चिल्ड्रेन दोनों का जो मतभेद है विचारों में, उनमें से दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। मतलब गलती किसी की नहीं है। गलती इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब बोल दिया जा रहा है कि इट इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अनअवॉइडेबल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो गलती किसी की नहीं है। पेरेंट्स भी अपने जगह पे सही, अपने साइड पे सही हैं और चिल्ड्रन भी अपने साइड पे सही हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर मैंने कहा था कि अब एक पैराग्राफ पेरेंट्स के तरफ से पहले लिखेंगे कि पेरेंट्स अपने तरफ से कैसे सही हैं। तो उसमें भी 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे कि याद रखना। ये जो हम पढ़ा चुके हैं पेरेंट्स वाला, यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के प्रति केयरिंग होते हैं और कॉशियस होते हैं। केयरिंग एंड कॉशियस, कॉशियस वर्ड का मतलब मैंने समझाया था, पहला पॉइंट। दूसरा कि पेरेंट्स होने के नाते, एज एडल्ट होने के नाते उनका एक ड्यूटी बनता है, और वो ड्यूटी है इम्बाइब, जो वर्ड यहाँ बड़ा करके मैंने बताया था। इम्बाइब का मीनिंग भी लिख दिया था यहाँ ब्रैकेट में। उनका ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों में
अच्छे ट्रेडिशंस, अच्छे क्वालिटीज़ डालें, सिखाएं उनको। ये उनका ड्यूटी है, पेरेंट्स का ड्यूटी है। तो पेरेंट्स तो अपना ड्यूटी निभाएंगे ना, क्योंकि वो अपने बच्चों के प्रति केयरिंग हैं, कॉशियस हैं, और ये उनका ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों में अच्छा कल्चर, अच्छा तहजीब, अच्छी आदतें, अच्छे बिलीफ्स, ये सब देना, बच्चों को सिखाना, ये पेरेंट्स का ड्यूटी है। और इसी ड्यूटी को करते वक्त पेरेंट्स को कभी कभी बच्चों को सुपरवाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये उनका ड्यूटी है कि उनको सही गलत सिखाएं एक एज ग्रुप को। तो इसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी उनको क्या करना पड़ता है, सुपरवाइज करते हैं वो, इसीलिए बच्चों को। अब ये सुपरवाइज का अगर तुम मीनिंग समझोगे तो हिंदी में तुम इसको बोलचाल के भाषा में समझ सकते हो, नज़र रखना, किसी के ऊपर नज़र रखना। तो बच्चों के हर हरकत पे नज़र रखते हैं ना पेरेंट्स, क्या कर रहा है, ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। बच्चा अगर चाकू उठा लेगा तो पेरेंट्स उसको देखेंगे तो चाकू उससे छीनेंगे, उसको डांटेंगे कि ये नहीं है उठाने की चीज़, दिस इज़ बैड थिंग। अपने अपने तरीके से सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं। और ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता होती है, क्योंकि बच्चे जिस एज ग्रुप में हैं उसमें वो अपने भविष्य के बारे में तो नहीं ना सोच सकते हैं। उनका एज ग्रुप ही ऐसा है कि उनमें उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि भविष्य के बारे में अपना सोच पाएँ। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, ये भविष्य के बारे में क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में क्या ये 4, 5, 6, 7 साल के बच्चे सोच सकते हैं? क्या आपको लगता है कि उनका माइंड इतना विकसित होता है कि वो क्या इतने दुनियादारी में इतने तेज़ होते हैं कि उनके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है इसका डिसीज़न ले पाएँ? 4, 5, 6 साल, 7 साल के बच्चे? तो आंसर तो मिलेगा नहीं, ये तो बचपना होता है, उसमें कैसे डिसीज़न ले पाएंगे? वो डिसीज़न लेंगे, लेकिन जब गलत डिसीज़न लेंगे तो उसी समय पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है? सुपरवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी मैंने उसमें आगे कमांड वर्ड लिखा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को डांट डपट के या ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोई बात बच्चों से मनवाई जाती है। और ऐसा करने के पीछे पेरेंट्स का सिर्फ मकसद सिर्फ एक ही है कि वो बच्चे की भलाई चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, जो उस उम्र का बच्चा नहीं समझ सकता कि जो काम वो कर रहा है उससे उसके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स का ड्यूटी है उनको समझाना, सही दिशा दिखाना, गाइड करना। और जब बच्चे गाइड होने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, कभी कभी ज़िद पे अड़ जाते हैं, तब फिर क्या करना पड़ता है? पेरेंट्स को फोर्सफुली उनको अपनी बात मनवानी पड़ती है, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब जो अपने फादर जैक के एंडिंग से सहमत नहीं थी कहानी के, स्पेशली उस बात से कि स्मेल चेंज करवा दिया गया, तो उस समय फादर ने भी ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाई थी जो से, और जो हाथ मलते रह गई। वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई थी। चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो एक्सप्लेनेशन में है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में चैप्टर के ये जो वर्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन किया है कि जो जब नहीं मानती है, ज़िद पे अड़ जाती है, तो उसके फादर उसको बोलते हैं
कि देखो अगर तुम ऐसे जिद करोगी तो आज के बाद से मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाना छोड़ दूंगा। ये क्या हुआ? पेरेंट्स के तरफ से कमांड करना हुआ, मतलब डराना धमकाना, डरा धमका के अपनी बात, अपनी मर्जी की बात को मनवाना। तो पेरेंट्स को कभी कभी कमांड भी करना पड़ता है। जैसे जैक का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, उसने कमांड किया कि अगर तुमको कहानी सुनना है हमसे तो जो कहानी हम सुना रहे हैं उसको उसी तरह से तुमको सुनना पड़ेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम द स्टोरी टेलर। और वो ये यहाँ तक बोलता है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। ये हुआ धौंस जमा करके, है ना। कभी कभी बच्चों की ज़िद को जो उसके लिए सही नहीं है तो पेरेंट्स को कमांड भी करना पड़ता है। तो पेरेंट्स के तरफ से ये पॉइंट्स थे और एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया जैक ने कैसे किया था ज़बरदस्ती जो को राज़ी। ठीक है, अब दूसरी तरफ दूसरा व्यू पॉइंट लेना है। क्यों हम लोगों ने लिखा है कि बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर राइट ऑन देयर साइड, ऑन देयर पार्ट। तो पेरेंट्स कैसे सही है वो तो यहाँ इन 3 चीज़ों से प्रूफ हुआ। अब उनके बच्चे जो हैं, बच्चों का जो थिंकिंग है वो भी सही है अपने साइड से, मतलब अपने एंगल से। जितनी बुद्धि, जितना दिमाग उनका है उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से, सोच के हिसाब से, ग्रोथ ऑफ माइंड के हिसाब से, उस समय के उम्र के अनुसार बच्चे भी गलत नहीं है, बच्चे भी सही हैं। तो इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। तो बच्चों का प्रूफ यहाँ से है। पहले देख लेते हैं कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने वाक्य हैं। तो ये फर्स्ट सेंटेंस वहीं पर हो गया, सेकंड सेंटेंस लंबा आया है यहाँ तक और थर्ड सेंटेंस पे ख़त्म। मतलब 3 चीज़ें आपको बच्चों के तरफ से भी याद रखनी है, जैसे 3 चीज़ें पेरेंट्स के तरफ से याद रखी अभी ऊपर। ऐसे आंसर को माइंड में प्रिपेयर किया जाता है लॉन्ग आंसर्स के लिए। प्रिपरेशन मार्क्स ये उनके लिए है जो मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचना चाहते हैं। सीक्वेंस में भी होना चाहिए। अब चिल्ड्रन के तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू 3 वाक्यों में बताया गया है। इन 3 वाक्यों को समझो। ये 3 वाक्य प्रूव करते हैं कि बच्चे भी अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। इस कहानी में भी जो भी अपने जगह पर बिल्कुल सही थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बैड स्मेल जब चेंज हुआ रॉजर स्कंक का, तो रॉजर स्कंक को हैप्पीनेस मिला था फर्स्ट टाइम, फ्रेंडशिप मिला था। तो एक 4 साल के बच्ची के व्यू पॉइंट से अगर देखिए इस बात को, तो ये सबसे ज़रूरी बात है उस उम्र के बच्चों के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिख दिए कि चिल्ड्रन हैव देयर ओन व्यू पॉइंट, ऑन द अदर हैंड चिल्ड्रन हैव देयर ओन व्यू पॉइंट। और व्यू पॉइंट सिर्फ 2 ही लिखा गया फिर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। क्या व्यू पॉइंट लिखा गया? पहला, फॉर देम, उनके लिए, उनका इंडिविजुअलिटी और उनका स्टैंडिंग इन देयर ओन सोसाइटी। अब ये 2 चीज़ों को आपको याद रखना होगा बच्चों के तरफ से जो प्रूफ दे रहे हैं कि बच्चों का अलग व्यू पॉइंट है। उनके लिए
उनका इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी मतलब एक इंडिविजुअल, समझते हो ना, व्यक्ति। यहाँ पर ना वही है, अपने जो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो उनके उम्र का जो सर्कल होता है उनका फ्रेंडशिप का, ये नॉर्मल बात है, सभी का होता है कि एक उम्र के बच्चों का आपस में ग्रुप्स बनता है, दोस्त बनते हैं वो आपस में, और वहाँ पर उस ग्रुप में उनका जो स्टैंडिंग है, ये वर्ड जो लिखा गया है स्टैंडिंग, मतलब उनका जो वैल्यू है उस ग्रुप में, वो उन बच्चों के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस पहले भी वर्ड आ चुका है, इसका मतलब बताया है मोर देन मोस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेगा ना तो उससे भी अगर ज़्यादा है तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो बच्चों का व्यू पॉइंट अलग है। अब पहला व्यू पॉइंट थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, इजी नहीं है, आपको वर्ड्स याद रखने होंगे, जैसे इंडिविजुअलिटी, जैसे स्टैंडिंग इन देयर ओन सोसाइटी। अब अगर ये नहीं याद रखोगे तो ये वर्ड्स मैंने ब्रैकेट में जो दिए हैं वो याद रखो, मगर मार्क्स का फर्क पड़ेगा, मार्क्स का फर्क पड़ेगा। आप ये इंडिविजुअलिटी और ये स्टैंडिंग इन देयर सोसाइटी, ये अगर आपको लगता है कि भारी है, आपके दिमाग से बाहर है, तो ये याद रखो, ये सबको याद रख सकता है जो भी ABCD तक पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर देम फ्रेंड सर्कल, चिल्ड्रन ऑफ देयर एज ग्रुप आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और मैं यहाँ भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इस बात में आखिर बताया क्या गया है। जो लिखा गया है कि बच्चों के लिए उनका दोस्त, उनके दोस्तों का सर्कल और उनमें उनका स्टैंडिंग, ये उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल अपने लाइफ से लो। आप भी अभी क्लास 12th में हो, ठीक है, आपका भी अपना सर्कल होगा कोई दोस्तों का, आपके एज ग्रुप का, ठीक है। और अगर आपके फ्रेंड्स के सामने आपके पेरेंट्स आपका बुराई करते हैं फ्रेंड्स के सामने, तो आपको कैसा लगेगा उस समय, कैसा फील होगा, सोच के देखो। प्रैक्टिकल लाइफ में वही यहाँ लिखा गया है वर्ड्स में। प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है ना कि आप को ना अकेले में पेरेंट्स डांट भी दे, मार भी तुम खा लोगे अकेले में, मगर दोस्तों के सामने, दोस्तों के बीच अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डांट देते हैं, किसी बात को लेकर के तुम्हारी बुराई करते हैं, तो कैसा महसूस होगा ये आप सोच के देखिए। आपको लगेगा कि मेरे दोस्तों के सामने, मेरे दोस्तों के मतलब मेरे सर्कल में के सामने मेरा इज्जत
उतार दिया गया। और इज्जत किसने उतारा? पेरेंट्स ने। क्या करके? आपकी गलतियों को बता करके, आपको डांट करके। यही डांट अगर आपको अकेले में पेरेंट्स डांटेंगे, ठीक है, तो तुमको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सोच के देखो, अगर फ्रेंड सर्कल के बीच में तुमको डांट दिए, तो इससे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारा जो इमेज है उस पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? तो यही चीज को रॉजर स्कंक और जो, इसी चीज को तुम उनके व्यू पॉइंट से देखो कि रॉजर स्कंक का जब गुलाब वाला स्मेल कर दिया गया विजार्ड के द्वारा, जो उसने करवाया खुद, तो उसको क्या हासिल हुआ उससे? दोस्ती, दोस्त। और उस उम्र में, जिस उम्र में जो थी 4 साल, उस उम्र में यहां लिखा गया है कि इस उम्र में बच्चों के लिए उनका इंडिविजुअलिटी और उनका सोसाइटी में स्टैंडिंग बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस होता है। मतलब आप बच्चे को अलग से डांट दीजिए, बच्चा को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसके दोस्तों के सामने डांट दीजिए तो बच्चा को बुरा लगेगा, क्योंकि दोस्तों के नज़र में उसका इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये सोच 4 साल की बच्ची में यही सोच है, और 4 साल के बच्ची के सोच उम्र के अनुसार उसकी ये सोच सही भी है कि भाई आपको अगर डांटना है तो किनारे ले जाके डांटिए, सबके सामने क्यों बेइज्जत कीजिएगा? बेचारे का इज्जत खराब हो जाएगा, अपना सोसाइटी में, अपने दोस्तों के सर्कल में उसको वैल्यू नहीं मिलेगा। 4 साल की बच्ची इसी बात पर अपने फादर से डिसएग्री कर गई थी कि जिस खुशबू के वजह से, जिस स्मेल के वजह से रॉजर स्कंक की जिंदगी में खुशियां आई थी, उस स्मेल को मदर स्कंक ने क्या करवा दिया? चेंज करवा दिया। एंड अकॉर्डिंग टू जो, शी वॉज नॉट राइट। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो के अनुसार, क्योंकि जो को सबसे ज़्यादा फिक्र किस बात की थी कि बैड स्मेल हो जाएगा तो क्या वो फ्रेंडशिप जो बना है क्या वो फिर से टूट जाएगा? ये भी सवाल जो ने किया था अपने फादर से। टेक्स्ट बुक जो लोग पढ़े होंगे याद करो, टेक्स्ट बुक में ये लाइन है, जब वो फादर से स्पेशली पूछती है, सब कुछ हो जाने के बाद पूछती है कि व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स, पूछती है कि पापा बाकी बच्चों के साथ जो दोस्ती हुई थी उसका क्या हुआ फिर? क्या बाकी बच्चों ने उससे दोस्ती फिर ख़त्म कर लिया? तो वहाँ पर फादर ने, जैक ने बात बना करके और उसका दिल रखने के लिए बोल दिया था कि नहीं, दोस्ती नहीं टूटा। धीरे धीरे करके सभी क्रिएचर्स को उसके स्मेल का हैबिट हो गया एंड दे एक्सेप्टेड हिम एज ही इज़। उसके बैड स्मेल के साथ ही उसके दोस्तों ने उसको स्वीकार कर लिया।
ये बात अपने मन से जो को संतुष्ट करने के लिए फादर ने बताया था। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए उनका इंडिविजुअलिटी और उनके फ्रेंड सर्कल में उनका जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। लाइक जो इन द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी, अब स्टोरी में लाया कि जैसे जो इस स्टोरी में जब पेरेंट रॉजर स्कंक की मदर, पेरेंट जो हैं वो रॉजर स्कंक की मदर के लिए है, वो जब उसका फिर से बैड स्मेल करवा देती है तो जो को लगता है कि वो अपने बेटे की खुशियां छीन रही है। यही बात यहाँ लिखा गया है इस सेंटेंस से। दे फाइंड इट क्रूएल, मतलब बच्चे, क्रूएल मतलब समझते हो ना, क्रूरता मतलब अच्छा चीज़ नहीं। दे फाइंड इट क्रूएल कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की खुशियों को छीन ले। और यहाँ जो रिडिक्यूल वर्ड लिखे हैं, इसका हिंदी वर्ड यहाँ लिख दिए उपहास। वैसे उपहास वर्ड भी टफ है, मजाक उड़ाना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाने का एक, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो सबके लिए मजाक उड़ाने का कारण बन रहे। तो जब रॉजर स्कंक की मम्मी ने रॉजर स्कंक को फिर से बैड स्मेल करा दिया, तो जो को तो यही लग रहा था कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब फिर से उसका फ्रेंडशिप टूट जाएगा और फिर से उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अपने फ्रेंडशिप ग्रुप से। अब आप पीयर ग्रुप लिखा है, तो पीयर वर्ड बहुत बार डिस्कस किए हैं। जो नहीं जानता है वो ये चैप्टर नहीं जानता है, फिर चैप्टर से कोई फ़ायदा नहीं है उसको। पीयर वर्ड चैप्टर में आया था, वहाँ डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस किए पीयर ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया एक बच्ची का, मतलब चिल्ड्रन के तरफ से उनका व्यू पॉइंट। उनके व्यू पॉइंट में तुमको दो चीज़ें, दो पॉइंट याद रखना है। पहला तो यही कि उनका अलग व्यू पॉइंट होता है, इसको तो आसान, ये आसान हो गया। फिर दो चीज़ याद रखना है। पहला कि उनके लिए सबसे ज़रूरी है उनका इंडिविजुअलिटी और उनका अपने दोस्तों के बीच, अपने समाज के बीच स्टैंडिंग। ठीक है, और सेकंड बात कि जो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि रॉजर स्कंक की मदर ने रॉजर स्कंक का स्मेल चेंज करवा के रॉजर स्कंक को फिर से उसको रिडिक्यूल का ऑब्जेक्ट बना दिया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मतलब फिर से अब मजाक उड़ाएंगे उसके दोस्त। जिसको चैप्टर याद है, चैप्टर पढ़े हो अगर, तो तुम रिकॉल कर सकते हो कि उसके दोस्त मतलब बाकी क्रिएचर्स जो थे वो कैसे मजाक उड़ाते थे, क्या बोल के मजाक उड़ाते थे रॉजर स्कंक का। चैप्टर पढ़े हो तो तुम्हारे माइंड में वो लाइन आएगा। नहीं पढ़े, नई लाइन आ रहा है ना, तो मतलब तुम चैप्टर नहीं पढ़े हो। 3 वर्ड, उसके दोस्त उससे दूर भागते थे और उसको क्या बोल के चिढ़ाते थे, हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक। ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, बेकार हैं। तो उसका उपहास उड़ाते थे, मजाक करते थे। तो ये बात जो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जिस चीज़ से खुशियाँ मिली उस चीज़ को मदर ने वापस
चेंज करवा दिया, जिसके वजह से फिर से उसको उसका मजाक उड़ाया जाएगा रॉजर स्कंक का, और फिर से जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से वो बेचारा अकेला रह जाएगा। ये था चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे हम लोग कंक्लूड करेंगे इस आंसर को, मतलब कंक्लूज़न पैराग्राफ, निष्कर्ष जो है इस आंसर का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।